Hello everyone, welcome to the LLTC YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड क्वाइट क्वाइट टफ इसे बोला जाता है, लेकिन हम इसे इस चैप्टर को आसान बनाने की आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे यहाँ पे। एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। ओके, रोटेशनल मोशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में तो आपको थोड़ी सी जानकारी होगी, पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का क्या मतलब ये हमें समझना होगा यहाँ पे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ओके, तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप फिजिक्स को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, काइनेमेटिक्स में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, ऐसे चैप्टर्स में आपने पढ़ा है, तो फिजिक्स में जो हमने ऑब्जेक्ट यूज किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को समझते हुए या फिर काइनेमेटिक्स को समझते हुए, उसमें हमने ऑब्जेक्ट के मूविंग ऑब्जेक्ट के पाथ को ट्रेस किया था, ठीक है। और उस पाथ में हमने ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है। ओके, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है। बट जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टिंग बॉडी होती है, एग्जिस्टिंग बॉडी इन द रियल वर्ल्ड, वो सारे बॉडीज पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होते, वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर डायमेंशंस होता है, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो मास कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी कि उसका अपना मास है उसके पास, पर उसका जो साइज है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि होल द मास ऑफ द बॉडी वो बहुत कम डायमेंशन में, यूं क्या है तो डायमेंशन ले, जैसे कि ये पॉइंट है यहाँ पे जो बना हुआ, इसका कोई भी डायमेंशन कंसीडर हम नहीं करते। और अगर एक ऑब्जेक्ट इस प्रकार का एग्जिस्ट कर रहा है कि उसका सारा मास बहुत कम डायमेंशन में फिक्स्ड है, यूं क्या है कि वो नेग्लिजिबल साइज का है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट का, द ऑब्जेक्ट विच कंस्टिट्यूट मास बट हैव नेग्लिजिबल साइज आर कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, बट इन द रियल एग्जिस्टिंग वर्ल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ, जो हम अपने आसपास जो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं उनका एक पर्टिकुलर डायमेंशन भी होता है, उनका लेंथ होता है, उनका वॉल्यूम होता है, सारी चीजें। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट को? ऐसे ऑब्जेक्ट जो जिसका मास उसके एक और एक से ज्यादा डायमेंशंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे कि मान लो ये रॉड है, रॉड का जो टोटल मास है इसके एल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यहां से यहां तक एल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे मास को, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, समझ आया? देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, दोज ऑब्जेक्ट हुज मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वन और मोर डायमेंशंस, यानी कि या तो एक किसी डायमेंशन पे फिक्स्ड हो या एक से ज्यादा डायमेंशन पे, यानी कि या तो मास लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो या वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ओके, ऐसे हर ऑब्जेक्ट को हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि रॉड में जो मास होता है, अगर हम नेग्लिजिबल थिकनेस का रॉड लें तो होल मास ऑफ द रॉड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ। सपोज ये m मास का रॉड है और इस रॉड की लंबाई l है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द लेंथ ऑफ द रॉड। ओके, तो रॉड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब आगे चलते हैं और देखते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के कितने टाइप हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मैनी टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे हमने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे इररेगुलर शेप का। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो मास है उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस इज प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। इस वाले को, इसका इमेज आपने, इसका जो ये जो ज्योमेट्री है वो आपने कहीं पे देखा होगा। ओके, देखिए तो इसका जो मास है इस ट्रायंगुलर प्रिज्म का, ये भी इसके पूरे होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ओके, एंड द लास्ट वन इज क्यूबॉइड। ओके,
ये जो क्यूबॉइड है, ये क्यूब जैसा तो नहीं दिख रहा ना, हाँ इसके डायमेंशन सेम नहीं है, इसलिए हम इसे क्यूबॉइड कह सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले रोटेशनल मोशन में हम बॉडीज के बारे में इसलिए जान रहे हैं कि आगे हम ऐसे ऑब्जेक्ट का मोशन पढ़ने वाले हैं जो रिजिड हों, यानी कि रोटेशनल मोशन हमारे जो सिलेबस में है वो रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, या यूं कहें तो इस चैप्टर का नाम एक और है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। और इसलिए अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में एक टाइप होता है रिजिड बॉडी, वो क्या होता है ये देखिए कि ऐसे ऑब्जेक्ट, देखो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड है तो उसके कई प्रकार हो सकते हैं, और उसमें से एक टाइप है बच्चों रिजिड बॉडी। ओके, रिजिड बॉडी क्या होती है वो देखिए कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि जिन पार्टिकल से मिलके वो बना है उनके बीच का डिस्टेंस अगर हमेशा फिक्स हो, ओके जैसे मान लो हमने ईंट कंसीडर कर लिया, एक ईंट है, ठीक है, या मान लो ये हमारे पास मार्कर है, ये मार्कर है, तो ये जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, जिन एटॉमिक पार्टिकल से या जिस मटेरियल से ये मिलके बना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर फिक्स हो, हमेशा फिक्स हो, यानी कि जब हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं ऐसे तो भी उनके बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो, सच दैट इसका शेप चेंज ना हो, ओके, तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को रिजिड ऑब्जेक्ट कहते हैं। कहने का क्या मतलब, जैसे देखिए ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, बहुत ही हार्ड ब्लॉक है ये, और इस पे एक फोर्स लगाया गया, यहाँ देखिए एक फोर्स लगाया गया, फोर्स लगने के बाद इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जैसे मान लो ये ऐसे ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है, और फोर्स लगाने के बाद भी ये डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम रिजिड ऑब्जेक्ट कहेंगे या रिजिड बॉडी कहेंगे। यानी कि फोर्स लगाने के बाद, अब देखो डिस्टेंस चेंज होगा तो क्या होगा, अगर इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया, मान लो हमने इस पे फोर्स लगाया और ये जो पार्टिकल है वो शिफ्ट होकर इधर चला गया, ये शिफ्ट होकर इधर चला गया, ये शिफ्ट होकर इधर चला गया, तो ऐसे में क्या होगा, द बॉडी गेट डिफॉर्म्स, बॉडी क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी, यानी कि इसके शेप में चेंज हो जाए, तब हम ऐसे ऑब्जेक्ट को जिस पे फोर्स लगाने पे उसका शेप चेंज हो जाता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को रिजिड ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें हम इवन एक्सटर्नल फोर्स लगा दे फिर भी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम रिजिड ऑब्जेक्ट कहते हैं। और डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन को एक बार, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है, दोज बॉडीज इन विच distance between any two constituent particle is fixed and do not change even under the influence of external force are called rigid body। जैसे कि ये ब्लॉक ऑफ मास है, अगर हम, ठीक है, और अगर हम बलून कंसीडर करें, देखिए एक ये बलून है, इस पे यहाँ पे फोर्स लगाया गया, ऐसे इस पे ऐसे फोर्स लगाया गया, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप देखिए दूसरे वाले डायग्राम में शेप चेंज हो गया। अगर फोर्स लगाने के बाद शेप चेंज हो गया मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो बदल गया है अब, तो ऐसे बॉडीज को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। सॉरी ये रिजिड नहीं होगा, अगर शेप चेंज हो गया तो हम इसे नॉट रिजिड कहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट रिजिड, और शेप ना चेंज हो, शेप चेंज मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बदलेगा तो फाइनली बॉडी का शेप चेंज होगा, और अगर ये डिस्टेंस कभी भी नहीं बदले तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं होंगी। ओके, चलिए आगे, तो दिस बलून इज नॉट रिजिड and
block of mass m, this type of hard block are the rigid body and the balloon is not rigid body. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम रोटेशनल मोशन को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज रोटेशनल मोशन? ओके बच्चों, अगर एक ऑब्जेक्ट इस प्रकार से मोशन में है, मोशन का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जानिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन? मोशन कब कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में कब है? कब कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में? इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट changes with change in time then the object is said to be in motion। यानी कि मान लो ये ऑब्जेक्ट फिक्स है यहाँ पे और हमने समय देखना शुरू किया और ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के बदलने के साथ चेंज कर रहा है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे कि ये मोशन में है। ओके, तो मोशन में अगर ऐसा है कि वो पोजीशन चेंज करे तब हम मोशन में कहेंगे। तो फिर रोटेशनल मोशन क्या होता है इसकी स्टडी करते हैं। देखो अगर ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मैंने इसको ऐसे बैलेंस किया हुआ है हवा में और इसे जब मैं छोड़ता हूं तो ये मूव करके नीचे आता है। ठीक है, ये मूव करके नीचे आता है। ऐसे में क्या हो रहा है बच्चों कि इस ऑब्जेक्ट का ये जो ये पॉइंट ये सब एक लीनियर पाथ फॉलो कर रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे ये रॉड है, सॉरी जैसे ये एक रॉड है, मान लो अभी हमने एक मार्कर का एग्जांपल लिया था। अगर ये नीचे आ रहा हो तो इसका ये वाला बहुत सारे पॉइंट इसमें हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायरेक्ट नीचे आ रहा है तो इसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लीनियर पाथ पे मोशन करेंगे। ये ऑब्जेक्ट अगर कुछ देर बाद यहाँ आ गया, समझने के लिए मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो ये वाला पॉइंट यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ चल के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ चल के यहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ, यानी कि ऐसे आगे पॉइंट आता जाएगा ऐसे। ठीक है, देखिए तो पार्टिकल के हर पॉइंट का जो पाथ है वो लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ऐसे मोशन को तो हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। यानी कि जब रॉड को हम यहाँ से रिलीज करेंगे, ये नीचे आएगा इसी पाथ में ऐसे, तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो पाथ है वो लीनियर पाथ है। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे मोशन को तो हम ट्रांसलेशनल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, यानी कि हर एक पाथ, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर एक लीनियर पाथ फॉलो करता है तो हम ऐसे मोशन को ट्रांसलेशनल कहते हैं। लेकिन तब क्या हो जब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करें। अब मैं क्या करता हूं, इस रॉड के किसी एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं। देखिएगा, ये मान लो रॉड है, अभी ये मार्कर दिख रहा है आपको, लेकिन आपको कंसीडर करना है कि ये रॉड है। ठीक है, मैं इसके एक एंड को फिक्स करता हूं, ऐसे फिक्स कर दिया है और इस फिक्स्ड एंड को ऐसे ही रहने देते हैं और इसको अलाउ करते हैं टू फॉल अंडर द ग्रेविटी। ओके, क्या कर रहा हूं मैं, इस रॉड को अलाउ करते हैं टू फॉल अंडर द ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरने के लिए इसको मतलब फ्री करते हैं और एक पॉइंट को फिक्स्ड रखते हैं ऐसे। देखना कैसे, जहां पे हमने पकड़ा हुआ है इसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इस पे थोड़े से फोर्स को हम कम कर देंगे ताकि ये गिर पाए। तो ये क्या होगा, देखिए ये कैसे हुआ। इसका एक और मार्कर लाके बताता हूं मैं, एक मिनट। हाँ, इसका एक पॉइंट हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, एक पार्टिकल यहाँ, 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 हर पार्टिकल को हमने ड्रॉ कर लिया, मान लो बहुत सारे। तो देखिए तो हुआ क्या, जब हम इसे अंडर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में इसे फॉल होने के लिए रिलीज करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का फॉल करेगा। यानी कि इसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा, यहां देखना, इसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा
ये मान लीजिए ये मार्कर था अभी, ये मार्कर है मान लीजिए अभी, ओके। तो और इसका ये वाला इस पॉइंट को हमने फिक्स किया हुआ है, पकड़े हुए हैं देखिए ऐसे, और ये जब छोड़ रहा है तो ऐसे गिर रहा है। और यहाँ वाला जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल था, यहाँ वाला था, यहाँ वाला, बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसमें। ये वाला मूव करके यहाँ आएगा, ये वाला मूव करके यहाँ आएगा, ये वाला मूव करके यहाँ आएगा, ये मूव करके यहाँ, और ये मूव करके यहाँ। ये फाइनली जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ उस प्रकार का मोशन कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फाइनली यानी कि सेकेंड स्टेज में, वो ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया है, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया है, ये वाला पॉइंट यहाँ, और ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ, एंड दिस पॉइंट इज लाइक दिस। एंड दिस पाथ, ये जो पाथ है देखिए, ये पाथ लीनियर नहीं है, ये पाथ लीनियर नहीं है बल्कि कर्व है, ओके। ये पाथ लीनियर नहीं है बल्कि कैसा है, कर्व है। यानी कि अगर इसे हम और एक्सटेंड करें ऐसा, ऑल द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, यहाँ पे ये जो पार्टिकल है अगर हम इसे एक्सटेंड करें इसके पाथ को, तो ये कुछ ऐसा बनेगा जो कि एक सर्कल होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैं इसमें बना नहीं रहा हूं पूरा, ठीक है, समझ आया। इसको आगे चल के एक पेज पर डिस्कशन करेंगे। देखिए ये जो मोशन है, ये मोशन है यानी कि मोशन अलोंग द फिक्स्ड एक्सिस और फिक्स्ड पॉइंट इज मोशन ऑफ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस और फिक्स्ड पॉइंट। ये क्या हो रहा है, दिस इज रोटेशनल मोशन, ये घूम रहा है ऐसे, देखो, ठीक है। यानी कि हर एक पॉइंट जो है ये एक सर्कल पे है इसके, ये ऐसे घूम जाएगा, तो ये वाला जो पॉइंट है वो ऐसे घूम के ऐसा बनाएगा। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसे मोशन में, सर्कुलर मोशन, ठीक है। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अलोंग ये रोटेट हो रहा है, इस फिक्स्ड पॉइंट को पॉइंट ऑफ रोटेशन कहते हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन कहते हैं। अगर ये एक लाइन हो, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट हो, जैसे जैसे जो हमारा डोर होता है, दरवाजा होता है, दरवाजा जहां पे फिक्स्ड होता है दीवार में, दैट इज अ लाइन, वो एक लाइन के अलोंग फिक्स होता है। तो हमारा जो दरवाजा है वो उसके उस लाइन के अलोंग रोटेट कर रहा होता है ऐसे, जब ओपन करिएगा तो ऐसे, बंद करिएगा तो ऐसे, ठीक है, ओके। तो दिस टाइप ऑफ मोशन आर सेड टू बी रोटेशनल मोशन। डेफिनेशन हमने लिखा है यहाँ पे, डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट, मूव्स यहाँ पे लिखना है मूव्स सच दैट perpendicular distance of its constituent particle is fixed with respect to a particular point or line is okay with a particular point or line, then the motion of the object is said to be rotational motion. And ओके, ये हो गया रोटेशनल मोशन। और मैं एक बात और यहाँ पे बताता हूं कि दैट पॉइंट about which the particle is rotating is known as point of rotation, and if that is the fixed point is line, that is अगर ये बड़ा ऑब्जेक्ट है जैसे दरवाजा है तो उसमें एक लाइन जैसा लाइन, वो एक लाइन पे फिक्स होता है, आप देखिएगा अपने घर में, तो उस लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसा, या यूं कहते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि लाइन पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट is called axis of rotation about which body is rotating, okay। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एग्जांपल हमने लिखा हुआ है leaves of fan, यानी कि पंखा, पंखा का जो leaves होता है वो रोटेट कर रहा होता है। motion of earth about its axis, motion of earth about its axis, वो कैसे घूम रहा होता है, पृथ्वी कैसे अपने एक्सिस पे 24 आवर में एक बार घूम जाती है, ठीक है। एंड about its axis, that is also an example of rotational motion। wheels of moving van, चलती हुई गाड़ी का व्हील, चलती हुई गाड़ी, चलती हुई बोलना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गाड़ी रुकी हुई होती है तो व्हील रोटेट नहीं कर रहा होता, ओके। एंड द मोस्ट फैमिलियर, आप सब जानते होंगे, दैट इज द शक्तिमान, शक्तिमान, ओके। बचपन में आपने देखा होगा, आपने तो अभी भी देखा होगा, 2020 के लॉकडाउन में शक्तिमान चलने लगा था,
पर हमने बचपन में देखा था कि शक्तिमान एक ही जगह पे घूम के और उड़ जाता था। ठीक है, ट्राई ना करे कोई भी। ओके, चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं स्लाइड क्या है अपना। चलिए, एंड दैट इज और इसके बाद जब हम रोटेशनल मोशन जहाँ जाते हैं तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विच इज सेंटर ऑफ मास। डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। ओके, पहले डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन बाद में देखेंगे। देखो, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ mg पढ़ा होगा आपने, यानी कि वेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट m मास का है तो इस पे अर्थ कितना फोर्स लगाएगी, mg नीचे की तरफ। और अगर उस mg को हम बैलेंस कर लें ऐसे, यानी कि ये हमारे हाथ पे ये जो मार्कर है वो mg फोर्स नीचे लगा रहा है, मेरा हाथ जो है इस पे नॉर्मल लगा रहा है ऊपर की तरफ ऐसे। अगर नॉर्मल mg के बराबर हो तो ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा। ठीक है, अगर नॉर्मल mg से कम हो जाए या नॉर्मल 0 हो जाए, मैं सपोज हाथ को ऐसे देखना, यहाँ पे दिख रहा है ना, अगर मैं हाथ को बहुत फास्ट हटा लूँ यहाँ से ऐसे बहुत फास्ट, तो यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे गिर जाता है। देखिएगा, ये से mg लग रहा है नीचे। ठीक है, मैं हाथ हटा लेता हूं तो ये गिर जाता है नीचे। ओके, तो मैं देखता हूं कि मैंने अभी हमने क्या देखा कि mg फोर्स इसको नीचे ले जा रहा है। ठीक है, और अगर हम mg के बराबर यहाँ पे फोर्स लगा दें, वेट के बराबर, इसका mg मतलब वेट होता है। ठीक है, तो ये रुक जाएगा। ये तो क्लियर है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम mg फोर्स यहाँ लगा दें। देखना क्या होगा। हम क्या करते हैं कि इस मार्कर के एक किसी पॉइंट पे mg के बराबर फोर्स लगाते हैं। देखिए ऐसे, यहाँ है ये, मैं दूसरे वाले हाथ को हटाता हूँ, ये गिर जा रहा है, यानी कि ये बैलेंस नहीं हो पा रहा। फिर मैं देखता हूँ कि दूसरे तरफ चेंज करके रखते हैं इसको, दूसरे एंड को यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ये बैलेंस नहीं हो रहा। फिर हम इस डिस्टेंस को चेंज करके देखते हैं यहाँ पे, फिर हमने क्या किया, ऐसे किया, छोड़े, फिर से बैलेंस नहीं हो पा रहा है, यानी कि नीचे गिर जाए। अभी भी mg हावी है इस पे, यानी कि हमारा ठीक है। अब देखो, बॉडी के किसी एक पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे, ये देखो जैसे जैसे हमने एंड से डिस्टेंस दूर ले जाते जा रहे हैं, यहाँ आ गए। अगर यहाँ पे हमने वही फोर्स लगाया जो पहले इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लगा रहे थे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यानी कि इससे रिजल्ट क्या निकल के आता है बच्चों, रिजल्ट निकल के ये आता है कि दिस पार्टिकल हैज अ पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी कॉन्सेंट्रेटेड। यानी कि mg का जो नेट इफेक्ट लग रहा है वो इस पॉइंट पे आ रहा है। ओके, समझ आया। एंड दिस पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड is said to be center of mass. ओके, सेंटर ऑफ मास, और ये सभी बॉडीज की होती हैं। ओके, और अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि बॉडीज कैसी हैं। ठीक है, किस प्रकार से मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है। ओके, तो दिस पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। समझ में आ गया, सेंटर ऑफ मास क्या है, द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेटेड। यहाँ पे भी लिखा हुआ है सेम चीज जो मैंने अभी बताया आपको, बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि मैंने ही लिखा है ना। तो ऑफ द सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। और ये कहाँ हो सकता है, ये बॉडी के अंदर भी रह सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि बॉडी का अरेंजमेंट कैसा है और सिस्टम ऑफ मास जो सिस्टम है मास का वो किस प्रकार से एडजस्टेड है। ओके, तो सेंटर ऑफ मास। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आया कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि mg फोर्स तो हम यहां भी लगा रहे हैं ना, mg फोर्स तो हम यहां भी लगा रहे हैं, तो ये क्यों गिर जा रहा है, और वही फोर्स हम यहाँ पे लगाएं। कहने का मतलब mg, कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लो ये जो अर्थ जो है इसको mg के फोर्स से नीचे खींच रही है, हम उतना ही बराबर फोर्स ऊपर लगा दे तो नेट फोर्स इस बॉडी पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और 0 होके इसको बैलेंस हो जाना चाहिए। तो मैं इस पॉइंट पे अगर mg लगाऊं तो ये क्यों नहीं बैलेंस हो रहा है, तब हम छोड़ रहे हैं तो ये कैसे गिर जा रहा है। तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा जो कि बड़ा है। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं आपको। सपोज ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है और ये इस पॉइंट पे फिक्स्ड है, ठीक है, इस पॉइंट पे फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड पॉइंट। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, मान लीजिए होल मास ऑफ द बॉडी, ऐसे तो एल लेंथ का रॉड है, मान लो एल लेंथ का रॉड है और इसमें एम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि टोटल मास एम है और लेंथ एल है, तो पूरे लेंथ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, एक पॉइंट पे तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में ऐसे में क्या होता है कि इसका जो होल मास किसी ऑब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूटेड तो सब पे है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ होता है, एक पॉइंट जो हमने बताया सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे आपने फिक्स किया है सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे है इसका, मान लो L/2 पे सेंटर ऑफ मास होता है। आगे हम कैलकुलेशन बताएंगे कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। ये मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है इस पॉइंट पे, तो इस पे फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ लग रहा है, and L/2 is the distance, perpendicular distance of center of mass, COM, मतलब हम सेंटर ऑफ मास लिखते हैं ना, COM का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। इस पे फोर्स लग रहा है, देखो ये इस प्रकार से है कि हमने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है और फोर्स यहां लगा रहे हैं। तो देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर दिस द मोशन ऑफ दिस रोटेशनल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, मैं यहाँ पे इसको मैंने फिक्स किया हुआ है, फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, देखो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ फिक्स किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं ऐसे, और फोर्स यहाँ mg लग रहा है। तो देयर इज अ another physical quantity defined which is responsible for the rotation of this object, and that new physical quantity is known as torque. Okay, और टॉर्क क्या होता है मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। देखिए जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, ऐसा फोर्स लगाते हैं, तो उसका लीनियर मोशन होता है, ठीक है, कैसा होता है, लीनियर मोशन। लेकिन जब आप किसी पे टॉर्क लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, मान लीजिए ये एक रॉड है, किसी एक पॉइंट पे फिक्स है और आप इसके एक एंड पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इस और ये पॉइंट फिक्स्ड था इसका, तो इस रॉड का रोटेशन होगा, ये फोर्स टॉर्क जनरेट करता है, ठीक है। और टॉर्क को हम टाउ से लिखते हैं विच इज R क्रॉस F के बराबर होता है, ठीक है, R क्रॉस F, या यूं कहें तो force acting on the body and the perpendicular distance of point of application of force from the axis of rotation। ये जो है ना, इसे हम टॉर्क कहते हैं, ठीक है, यानी कि टॉर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि टोटल मास यहाँ, टोटल mg यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है और तुम बैलेंस यहाँ से करना चाहते हो, इनके बीच का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया L/2, तो ये वाला mg और ये L/2 ये दोनों मिलके क्या कर लेंगे, देखिए तो टॉर्क जनरेट कर लेंगे, ठीक है। अब ये टॉर्क मान लो यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में फोर्स mg लग रहा है, तो टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा, तो आपको एक और इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स दूसरे एंड पे यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है, यहाँ पे एक और फोर्स लगाना होगा, या यहीं पे फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा के एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं किए तो बॉडी, ये जो बॉडी है इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर, ठीक है। इसमें इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताने वाला हूं कि यही कारण होता है कि जो मोटे लोग हैं ना, जो काफी ज्यादा मोटे हो जाते हैं, वो लोग दौड़ नहीं पाते और दौड़ते हुए गिर जाते हैं। ओके, मैं अभी डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। अभी तक आपने क्या सीखा, टॉर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन, एंड अगर सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट का किसी पॉइंट पे है और आपने उस पॉइंट को फिक्स नहीं किया, तो जो ग्रेविटी है वो तो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा और आपने फिक्स किया इस पॉइंट को, यानी कि टोटल फोर्स यहां लग रहा है, पकड़े आप यहां पे हैं तो ये तो रोटेट होगा। लेकिन अगर हम यहीं पकड़ लें जहां पे mg लग रहा था, तो ये
गिरने से बच जाएगा। और यही हो रहा था मार्कर के द्वारा। मार्कर के केस में जब हम यहाँ पकड़ रहे हैं देखो तो ये ऐसे गिर रहा है, यहाँ पकड़ रहे हैं ऐसे गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बैलेंस कर रहे हैं जहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है तो ये फिक्स्ड हो जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसको चेंज कर लेते हैं कि दिस टॉर्क इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल कि आदमी जो है ना, मोटे जो लोग हैं, मोटे लोग जानते हैं आप लोग, मोटे लोग दौड़ नहीं पाते हैं इसी कारण से। क्यों नहीं दौड़ पाते? देखो मान लो एक आदमी है ऐसा जो कि स्लिम फिट है। मान लो आदमी मैं बहुत घटिया बनाता हूं इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। ये मान लीजिए एक आदमी है अच्छा सा और ये अभी स्लिम फिट है, ठीक है। ये इसका पैर है, ये भी इसका पैर है। ये पैर है। उस पूरे बॉडी का मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो टोटल mg यहाँ पे लगेगा, दिस इज mg फोर्स, और जो नॉर्मल है वो भी यहीं लगेगा। ठीक है, देखिए यानी कि जो mg फोर्स जिस लाइन से गुजर रहा है नॉर्मल भी उसी लाइन से गुजर रहा है। ओके, कहने का क्या मतलब कि दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे। ओके, तो ऐसे में नेट टॉर्क ऑन द बॉडी जीरो, यानी कि देखो अगर हम क्या करें, देखो यहाँ पे टॉर्क क्या था, टॉर्क था r क्रॉस f, ये था ना। अगर r की वैल्यू 0 हो तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। r क्या था? डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, समझ आया? अगर वो दोनों 0 हो, नॉर्मल भी इसी से क्रॉस करे और mg भी इसी से क्रॉस करे, तो टॉर्क 0 होगा। ऐसे लोग बहुत फिट माने जाते हैं और दौड़ सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर ये आदमी ऐसा हो, ठीक है, यानी कि इसमें हम टिक लगा देते हैं, ये अच्छा आदमी है, स्लिम आदमी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे और एक आदमी बना देता हूं अच्छा सा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का है, मान लीजिए ऐसे आ रहा था ये इसका स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ आया हुआ है, ऐसा आदमी है ये, देखो ऐसा कुछ आदमी है। सपोज मान लीजिए ऐसे हो जाते हैं लोग यार। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास जिधर मास ज्यादा होगा उधर शिफ्ट हो जाता है। यानी कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, देखिए यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, बस सेंटर ऑफ मास यहाँ ना होकर के इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो नॉर्मल तो यहां से क्रॉस करेगा, नॉर्मल तो यहां से क्रॉस करेगा ऐसे, और mg लग रहा है यहाँ पे, देखिए ये mg है और बीच में डिस्टेंस है कुछ ना कुछ। तो ये इसको देखो, ये जो नॉर्मल है ये इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा और ये नीचे की तरफ। फाइनली इसका मोशन कैसा होगा? ऐसा, और ये इसको ले जाएगा नीचे। तो ये जो आदमी है ना वो ऐसे, ये जो आदमी है वो रोटेट कर जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि गिर जाएगा। ओके, तो आपको ये समझ आ गया कि सेंटर ऑफ मास क्या है एंड व्हाट इज टॉर्क आल्सो, एंड व्हाट टॉर्क इज रिस्पांसिबल फॉर दिस मैन टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, सो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। चलिए आज की क्लास को खत्म करते हैं, दैट्स ऑल, और अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही।